बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा और आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पार्ट 1। जमात दहम के लिए मज़मून है हमारा साइंस 2, और जैसे कि मैंने बताई मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो बच्चों, पिछली जमात के जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं, पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सर्शन यानी निज़ाम इस्तखराज क्या होता है, रेस्पिरेशन निज़ाम अमल तनफ़ुस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, या निज़ाम इन्हिज़ाम जो है किस तरह से काम करता है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम इंसानों में किस तरह से पाया जाता है, न्यूट्रिशन इंसानों को कैसे मिलता है, और फिर इस न्यूट्रिशन से हमें तवानाई मिलती है, और तवानाई से किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देते हैं। आज जो है हम इसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन कुछ पिछली चीज़ों का इयादा करते। इंसानी जिस्म में कई किस्म के निज़ाम मुसलसल अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी निज़ाम दौरान खून है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम तनफ़ुस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इन्हिज़ाम है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सारे बॉडी सिस्टम्स जो है ये हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, और ये मुसलसल अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा मिलकर आज़ादाना तौर पर हम आहंगी के साथ ये तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में देखते हैं। पहले ये आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि निज़ाम कैसे काम करता है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, पहले हमारे स्टमक में जाता है, और वहाँ पर वो प्रोटीन में ब्रोक डाउन होता है, फिर वहाँ से वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसमें से पानी जो है जज़्ब किया जाता है, और फिर वहाँ से वो फाइनली जो है हमारे जिस्म के बाहर जो बेकार मादे हैं वो उनका इखराज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जिस्म में निज़ाम इन। फिर उसके बाद है अमल तनफ़ुस। ये तो आप सबको पता है कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इंसान क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस हम हमारे जिस्म के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। इस दौरान क्या होता है, हमारे फेफड़े मुसलसल फैलते और सिकुड़ते हैं, है ना। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये फैलते हैं, जब बाहर ऑक्सीजन खारिज होती है तो ये सिकुड़ते हैं। इस तरह से ये अमल मुसलसल जारी रहता है, और यही हमारा अमल तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। निज़ाम दौरान खून सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे दिल में शरियान और वरीद दोनों पाई जाती हैं, जिनसे दिल की जानिब मुसलसल गंदा खून लाया जाता है, और फिर दिल में वो खून जो है साफ़ होता है, और फिर साफ़ होकर वो खून दोबारा कहाँ पहुँचता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचता है। तो ये कहलाता है हमारा निज़ाम दौरान खून। निज़ाम इस्तखराज एक्सक्रेटरी सिस्टम। निज़ाम इस्तखराज में क्या होता है कि जिस्म के बाहर जो है वो बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। हमने निज़ाम इन्हिज़ाम में देखे कि किस तरह से बेकार मादे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पर पानी जो है जज़्ब कर लिया जाता है, और जो बाकी बचे हुए मादे होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही
यूरिनरी सिस्टम भी काम करता है, जिसमें जिस्म से बाहर जो है जो पेशाब होता है वो खारिज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अज़्बी निज़ाम के बारे में। अज़्बी निज़ाम नर्वस सिस्टम, हमारे जिस्म में इस तरह से नसों का पूरा जाल फैला हुआ है, और ये अज़्बी निज़ाम जो है दो किस्म के हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है हमारा दिमाग और उससे जो है हमारा पीछे की जो नसें हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो जुड़ी हुई होती हैं, यह सबसे अहम है। फिर उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसी अज़्बी निज़ाम की वजह से मुमकिन है कि हम कोई भी चीज़ों को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ये सारे सारे जितनी भी हरकतें हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब कुछ इस नर्वस सिस्टम की वजह से ही मुमकिन है। तो जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा हमने यहाँ पर देखे कि किस तरह से आज़ादाना लेकिन हम आहंगी के साथ काम अंजाम देते हैं। इसके लिए जानदारों को मुसलसल तवानाई के सरचश्मे की ज़रूरत होती है, यानी ताकत की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, ये ग़िज़ाई अज्जा जो है तवानाई के अहम ज़राए हैं, जिसके ज़रिए इंसान को जो है या जानदारों को ग़िज़ा मिलती है, तवानाई मिलती है इन ग़िज़ाई अज्जा से, और फिर ये जितने भी काम हम अंजाम देते हैं वो तमाम काम जो है बहुत अच्छी तरह से अंजाम हर खुलिये में तवानाई के मरकज़ की शक्ल में तवानीय यानी माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है। तवानाई की तैयारी में सिर्फ ग़िज़ाई अशिया ही दरकार नहीं होते, बल्कि इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। कुछ खुर्दबीनी जानदारों में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये तमाम अज्जा अमल तरसील के ज़रिए तवानाई तक पहुँचते हैं। कंट्रोल सिस्टम यानी जो हमारा अज़्बी निज़ाम है वो इन अफ़ाल पर काबू रखता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे ना कि अज़्बी निज़ाम क्या है, यानी तवानाई की तैयारी हर हयाती फ़ेल अपना अपना किरदार जो है बखूबी अदा करता है। इन तमाम अफ़ाल के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। और तवानाई कहाँ से हासिल होती है? तवानाई की मरकज़ की शक्ल में हर खुलिये में हर जो सेल होता है, हमारा जिस्म जो है खुलियात से मिलकर बना है, हम जानते हैं, है ना। और हर खुलिये में अंदर एक पावर हाउस होता है, तवानीय जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और यहीं से जो है तवानाई हासिल की जाती है। लेकिन तवानाई हासिल करने के लिए सिर्फ ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत नहीं होती, यानी ग़िज़ाई अशिया से जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी या फैट्स मिलते हैं, सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। कुछ खुर्दबीनी जानदारों में तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये तमाम अज्जा अमल तरसील के ज़रिए जो है तवानीय तक पहुँचते हैं। और हम जानते हैं कि अज़्बी निज़ाम जो है हमारा नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यही सिस्टम जो है हमारे पूरे जिस्म पर कंट्रोल करता है। तो इसके ज़रिए तमाम अफ़ाल पर काबू पाया जाता है। इस तरह से तवानाई की तैयारी में हर हयाती फ़ेल अपना अपना किरदार जो है बखूबी अंजाम देता है, और इतने सारे हयाती अफ़ाल जब हमारे जिस्म में अंजाम पाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमारी तवानाई की ज़रूरत पूरी होती है। नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो ग़िज़ा का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ग़िज़ा जो है फल, पनों, तनों और जड़ों में ज़ख़ीरा कर देते हैं। हम जिस तरह से जानदार हैं वैसे ही नबातात भी जानदार हैं, लेकिन हम अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसर हैं। नबातात में ऐसा नहीं है। नबातात जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। किसकी मदद से? ये भी हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है नबातात लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज करते हैं। तो ये अपनी ग़िज़ा का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ग़िज़ा जो है फल में पत्तों, तनों और जड़ों में जो है ज़ख़ीरा कर दी जाती है।
और इन नबाती अशिया को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम अपनी ग़िज़ा इसको तैयार नहीं कर सकते, हम जो है इन नबाती अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे जानदारों को भी हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछली हो गई, मुर्गी हो गई, है ना, मुर्गी से मिलने वाला अंडा, और गाय भैंस से मिलने वाला दूध हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे मुख्तलिफ तग़ज़ियाई मादे हमें मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात हमें हासिल होते हैं। और इनके हुसूल के लिए हम ये सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें विटामिन्स हो। विटामिन्स जो है तमाम किस्म के फल, फ्रूट, सब्ज़ी, तरकारियों में होते हैं, चीज़ में और दूध में, अंडे में। फाइबर्स जो है यानी रेशेदार अशिया भी बहुत ज़रूरी है, ये ग़िज़ा के हाज़मे में अमल बहुत अहम फ़ेल अंजाम देती है। रेशेदार अशिया में तमाम किस्म के अनाज, फल, सब्ज़ी, तरकारियाँ आती हैं। फैट्स में यानी चर्बी में जो है तेल, चीज़, बटर, मक्खन और तमाम किस्म के गोश्त जो हम खाते हैं, या मटन, चिकन। कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम किस्म के अनाज जो हम खाते हैं। और प्रोटीन्स में भी प्रोटीन का मेन कंटेंट जो है वो तमाम किस्म के गोश्त हैं, मछली है, अंडे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा है मिनरल्स यानी मादनियात। मिनरल्स भी जो है कैल्शियम, आयरन वगैरह, ये हमें सब्ज़ी, तरकारी से, फलों से, इन चीज़ों से हासिल होते हैं। तो ये भी हमारी ग़िज़ा में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध, फल, गुड़, शक्कर, तरकारी, गेहूँ, मकई, नाचनी, जवार, बाजरा, चावल जैसे अनाज, शहद, आलू, रतालू, मिठाई से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं यानी कार्ब्स मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें तकरीबन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई दर हकीकत किस तरह हासिल होती है, ये आज जो है हम देखेंगे। जानदार और तवानाई की तैयारी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। किस तरह से होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोडक्शन, वो देखते हैं। आपको पता है कि हमें जो है ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो इंसानी जिस्म में तनफ़ुसी निज़ाम पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ पर गौर किए, हम यहाँ जब से ये सारे निज़ाम या सिस्टम देख रहे हैं तो सब में वर्ड निज़ाम इस्तेमाल हुआ है। निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इस्तखराज, निज़ाम इन्हिज़ाम, और इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिस्टम, है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम वर्ड या निज़ाम वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इसमें कोई एक उज़्व शामिल नहीं है, बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी आज़ा मिलकर ये तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं और एक पूरा सिस्टम बन रहा है। एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिसमें तमाम अफ़ाल जो है हर आज़ा अपना अपना फ़ेल अंजाम देता है, जिसकी वजह से एक पूरे सिस्टम की तरह ये काम करते हैं। इसके लिए इसे सिस्टम वर्ड या निज़ाम वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि निज़ाम तनफ़ुस में बहुत से आज़ा हैं, फिर कि आँख है, सॉरी, नाक है, मुंह है, और फेफड़े हैं, सांस की नली है, हिजाब हाजिज़ है, ब्रोंकलीज़ है अंदर, या हवा के खाने जिसे कहा जाता है। ये तमाम जो है मिलकर अफ़आल अंजाम देते हैं, इसीलिए इसको निज़ाम में तनफ़ुस कहते हैं। समझ में आया? तो जानदारों में अमल तनफ़ुस जिस्मानी और खुलवी इस तरह 2 सतहों पर अंजाम पाता है। जो हम निज़ाम तनफ़ुस अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो जिस्मानी सतह पर होने वाला ये तनफ़ुस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जिस्म और अतराफ़ के माहौल में लेन देन होता है। लेकिन इसके अलावा एक खुलवी सतह पर होने खुलवी तनफ़ुस या सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन शुगर एंड टर्न इट इनटू एनर्जी। यानी खुलवी तनफ़ुस वो है जिसमें नबातात और हैवानात में ऑक्सीजन के ज़रिए या ऑक्सीजन के बगैर ग़िज़ाई अज्जा की तकसीद होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर लाइफ, यानी क्या होता है, इसमें ग़िज़ाई अज्जा की जो है तकसीद होती है और शुगर
जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उससे क्या हासिल होती है, फिर तवानाई हासिल होती है। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तकसीद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? पहले ऑक्सीडेशन की ओल्ड डेफिनेशन ये इस्तेमाल की जाती थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस, यानी किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से मिलना, यानी साल्मे की तकसीद हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन नई डेफिनेशन के मुताबिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का एक लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का कम होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन is the losing of an electron in a reaction, original meaning was combining with oxygen। ठीक है, मतलब जब किसी साल्मे की तकसीद होती है तो वो टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और ऑक्सीजन के साथ वहां पर वो मिल जाता है। हम जिन इस ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, इनमें खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। यानी हम जितनी भी ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अहम अशिया है और इसका इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। ये तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है। एटीपी क्या है आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए खुलिये में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है। अभी हमने देखे साल्मे की तकसीद यानी क्या है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की जो है क्या होती है, मरहलावार तकसीद होती है। इसी को खुलवी सतह का तनफुस कहते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। खुलवी तनफुस भी दो किस्म का होता है, ऑक्सीजनी तनफुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा लेती है और गैर ऑक्सीजनी तनफुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, नीचे तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हम क्या लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, और हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की जो है तकसीद होती है और CO2 गैस जो है खारिज होती है। वाटर वेपर्स जो है वो भी ब्रीथ आउट जब हम करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान खारिज होते हैं और तवानाई हासिल होती है। तो ये है ऑक्सीजनी तनफुस खुलवी सतह पर। बिल्कुल ऐसे ही नबातात में भी होता है। नबातात जो है जब सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं तो ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में ये अमल होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है इस दौरान खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इस दौरान इस्तेमाल होते हैं और साथ ही क्या होती है, एटीपी यानी तवानाई भी खारिज होती है। एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, यही यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अदर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और इससे जिस्म को ग्लूकोज मिलता है, जिसका ऑक्सीडेशन होकर जिस्म को एटीपी यानी बॉडीज़ एनर्जी करेंसी जिसे हम कह सकते हैं ये हासिल होती है। इस दौरान केमिकल वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट, ये इनका इखराज होता है। शक्कर पाशीदगी या ग्लाइकोलिसिस, अब ये अमल क्या है? ऑक्सीजनी तनफुस के दौरान 3 मराहिल में ग्लूकोज की तकसीद होती है। सबसे पहला अमल है ग्लाइकोलिसिस। खुलिया माया में होने वाले अमल में ग्लूकोज के एक साल्मे का मरहलावार तज्जिया होकर पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और पानी के 2-2 साल्मे तैयार होते हैं। इस अमल में तैयार होने वाले पायरुविक एसिड के सालिमात एसिटिल को एंजाइम A के सालिमात की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालिमात और NADH2 के 2 सालिमात तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बताया गया कि ग्लूकोज जो है इससे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड तैयार हो रहा है इसके एक साल्मे की तकसीद होकर और ATP तैयार हो रही है और NADH2 हासिल होता है, उसके 2 सालिमात हासिल होते हैं और इस अमल के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 सालिमात हासिल होते हैं जो जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है तनफुस के अमल के दौरान, है ना।
ये पहला मरहला था ग्लूकोज की तकसीद का। दूसरा मरहला क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर, जिसको कर्ब साइकिल भी कहते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात तवानिये में दाखिल होते हैं। तवानिये माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने देखे, एनर्जी हाउस जिसे कहा जाता है सेल का। वहां पर इन ट्राई कार्बोलिक एसिड दौर यानी कर्ब साइकिल के तामुलात जो है अंजाम पाते हैं। इन तामुलात के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात में मौजूद एसिटिल की मुकम्मल तकसीद होती है। इसके ज़रिए CO2, HO2, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात हासिल होते हैं। नीचे आप देख सकते हो किस तरह से अच्छे से बताया गया है कि 2 NADH2 मिल रहा है, 2 FADH2 मिल रहा है और साथ में CO2 के सालमात खारिज हो रहे हैं, HO2 मिल रहा है यानी पानी खारिज हो रहा है, और ATP के सालमात हासिल होते हैं यानी एनर्जी हासिल होती है। इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल यानी ETC रिएक्शन, ये तीसरा मरहला है ग्लूकोज की तकसीद का। इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल में भी तवानिये में ही अंजाम पाता है। ये तमाम अफ़ाल जो अंजाम पा रहे हैं ये तवानिये में अंजाम पा रहे हैं। तवानिया कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ठीक है, मंदरजा बाला तामुलात के दौरान तैयार शुदा NADH2 के हर साल में से 3 और FADH2 के हर साल में से 2 ATP के सालमात हासिल होते हैं। इस अमल में ATP के सालमात के अलावा पानी के सालमात भी तैयार होते हैं। समझ में आया? ये आप देख सकते हैं तवानिये और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर यानी कर्ब साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया। अंदरूनी गिलाफ बैरूनी गिलाफ होता है इस तरह से। पायरुविक एसिड अंदर मौजूद होता है, अंदर ये तमाम तामुलात होते हैं। रोगनी तेज़ाब वहाँ पाया जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है और तवानाई के साथ साथ CO2 और HO2 के सालमात भी जो है तैयार होते हैं। NADH2 और FADH2 अभी हम पढ़ रहे थे कि हर खुलिये में तैयार होने वाले और ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में मददगार साल में है ये। तो ये दोनों साल में जो है ये बहुत अहम फ़ेल अंजाम देते हैं सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में। और इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 का फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हम जब से देख रहे थे ATP है ना, तो ये ATP क्या है? ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तवानाई से भरपूर सालमा होता है। फुल फॉर्म क्या है ATP का? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 साल में एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं PPP करके इस तरह से बंदिश बताई गई है। पहली बंदिश में लिखा हुआ है लिटिल बिट एनर्जी, फिर सम एनर्जी, और लास्ट वाली बंदिश में लिखा है अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इन बंदिशों में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है और ज़रूरत के मुताबिक खुलिए इन सालमात का ज़ख़ीरा किया जाता है। तो बंदिश किस तरह से है? एडेनोसिनाइन और राइबोज हैं और उसके साथ फॉस्फेट के 3 साल में जुड़े हैं जिनमें तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। समझ में आया? सेल्स यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ATP और ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कीमियाई नुक्ते नज़र से ATP या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का सालमा है, जिसमें एडेनिन नामी नाइट्रोजनी सालमा राइबोज C5H10O5 पेंटोस शुगर और 3 फॉस्फेट के साल में होते हैं।
तवानाई की ज़रूरत के मुताबिक एटीपी में मौजूद फॉस्फेट के सालमात की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, इसलिए एटीपी को तवानाई की करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें एक इमेज में देखे थे, वहाँ लिखा हुआ था कि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है। तो साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, कहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि कहाँ होता है एटीपी प्रोडक्शन, सेल में होता है ना। एटीपी प्रोडक्शन होता है सेल में। सेल में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या तवानिये में होता है। और यहाँ तवानिये में जो है क्या तैयार होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट C10H16N5O13P3, ये जो है उसका साल्मा है। और क्या होता है, अभी हमने पढ़े कि एटीपी में मौजूद साल्मे की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, फॉस्फेट के सालमात की बंदिश टूटकर तवानाई हासिल होती है। तो एटीपी में क्या होता है, एडीपी अलग हो जाता है और पी फॉस्फेट का एक सालमा अलग होता है। एनर्जी इनपुट होता है, यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये टूट गया सालमा, फॉस्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी आउटपुट हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, तवानाई हासिल हुई। तो एटीपी ब्रेक डाउन किस तरह से होता है, इसको एटीपी या एडीपी साइकिल भी कहते हैं, समझ में आया। और इस तरह से हमारी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो जो हमने स्टार्ट में देखे थे, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कि किस तरह से जिस्म में अलग अलग किस्म के सिस्टम्स अपने काम अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग किस्म के निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुज़, निज़ाम इखराज, इस्तखराज, अज़बी निज़ाम, इनको काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई ग़िज़ाई अशिया से हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी, और फिर वहाँ से ये स्टोर होती है सेल में, सेल से स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वहाँ से किस तरह से तवानाई हासिल होती है, तो ये जो है तवानाई की पूरी जंजीर है। जो अभी हम देख रहे थे कि तवानाई से भरपूर फॉस्फेट बंदिश है, ये एडेनाइन है, राइबोज के से 3 सालमात जुड़े होते हैं। तवानाई से भरपूर फॉस्फेट बंदिश, जिसमें जब हमें तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये बंदिश जो है टूट जाती है, गैर नामियाती फॉस्फेट हासिल होता है और तवानाई का इखराज होता है। और ये जो अब यहाँ पे सालमा बच गया, ये होता है एडीपी। फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खुसूसी हालत में जब हम रोज़ा भी रखते हैं, तो उस दौरान भी जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उस हालत में भी जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम भी हो जाए, तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। रोगनी मादों को रोगनी तेज़ाब में तब्दील किया जाता है, जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होती है। रोगनी तेज़ाब और अमीनो एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में तब्दील किया जाता है, और एसिटिल को एंजाइम ए के सालमात को कर्ब साइकिल तामुलात के ज़रिए तवानिये में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। इसीलिए अगर हम कभी कभार दोपहर का खाना नहीं खाते या रात का खाना नहीं खाते, या जिस दौरान हम भूखे रहते हैं या हम रोज़ा रखते हैं, तो उस दौरान भी हम जो है अपने तमाम काम या हमारे जिस्म में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, हमारा खाना हज़म होता है, हम सांस लेते हैं, दौरान खून चल रहा है अंदर, एक्सक्रेटरी सिस्टम चल रहा है, पाखाना जिस्म से बाहर जा रहा है, और जो है यूरिनरी सिस्टम चल रहा है, पेशाब जिस्म से बाहर खारिज हो रहा है। तो ये तमाम सिस्टम इसलिए अंजाम पाते हैं सही तरह से कि जिस्म में कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा होता है, और उसकी वजह से वो उसकी तकसीद होती है और हमें तवानाई हासिल होती है। बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, सबक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है मैंने जो कुछ आज आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा और आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पार्ट 1। जमात दहुम के लिए मज़मून है हमारा साइंस 2 और जैसे कि मैंने बताई मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो बच्चों, पिछली जमात के जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं, पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सर्शन यानी निज़ाम इस्तखराज क्या होता है, रेस्पिरेशन निज़ाम अमल तनफ़ुस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, या निज़ाम इन्हिज़ाम जो है किस तरह से काम करता है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम इंसानों में किस तरह से पाया जाता है, न्यूट्रिशन इंसानों को कैसे मिलता है और फिर इस न्यूट्रिशन से हमें तवानाई मिलती है और तवानाई से किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देते हैं। आज जो है हम इसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन कुछ पिछली चीज़ों का इयादा करते। इंसानी जिस्म में कई किस्म के निज़ाम मुसलसल अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी निज़ाम दौरान खून है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम तनफ़ुस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इन्हिज़ाम है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सारे बॉडी सिस्टम्स जो है ये हमारे जिस्म में पाए जाते हैं और ये मुसलसल अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा मिलकर आज़ादाना तौर पर हम आहंगी के साथ ये तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में देखते हैं। पहले ये आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि निज़ाम कैसे काम करता है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, पहले हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर वो प्रोटीन में ब्रोक डाउन होता है, फिर वहाँ से वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर उसमें से पानी जो है जज़्ब किया जाता है और फिर वहाँ से वो फाइनली जो है हमारे जिस्म के बाहर जो बेकार मादे हैं वो उनका इखराज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जिस्म में निज़ाम इन्हें। फिर उसके बाद है अमल तनफ़ुस। ये तो आप सबको पता है कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इंसान क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस हम हमारे जिस्म के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। इस दौरान क्या होता है, हमारे फेफड़े मुसलसल फैलते और सिकुड़ते हैं, है ना। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये फैलते हैं, जब बाहर ऑक्सीजन खारिज होती है तो ये सिकुड़ते हैं। इस तरह से ये अमल मुसलसल जारी रहता है और यही हमारा अमल तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। निज़ाम दौरान खून सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे दिल में शरियान और वरीद दोनों पाई जाती हैं, जिनसे दिल की जानिब मुसलसल गंदा खून लाया जाता है और फिर दिल में वो खून जो है साफ़ होता है और फिर साफ़ होकर वो खून दोबारा कहाँ पहुँचता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचता है। तो ये कहलाता है हमारा निज़ाम दौरान खून। निज़ाम इस्तखराज एक्सक्रेटरी सिस्टम। निज़ाम इस्तखराज में क्या होता है कि जिस्म के बाहर जो है वो बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। हमने निज़ाम इन्हिज़ाम में देखे कि किस तरह से बेकार मादे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पर पानी जो है जज़्ब कर लिया जाता है और जो बाकी बचे हुए मादे होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही यूरिनरी सिस्टम भी काम करता है, जिसमें जिस्म से बाहर जो है जो पेशाब होता है वो खारिज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अज़बी निज़ाम के बारे में। अज़बी निज़ाम नर्वस सिस्टम। हमारी जिस्म में इस तरह से नसों का पूरा जाल फैला हुआ है और ये अज़बी निज़ाम जो है दो
किस्म के हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है हमारा दिमाग और उससे जो है हमारा पीछे की जो नसें हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो जुड़ी हुई होती हैं, यह सबसे अहम है। फिर उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसी अज़्बे निज़ाम की वजह से मुमकिन है कि हम कोई भी चीज़ों को उठा सकते हैं, रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ये सारे जितनी भी हरकतें हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब कुछ इस नर्वस सिस्टम की वजह से ही मुमकिन है। तो जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा हमने यहाँ पर देखे कि किस तरह से आज़ादाना लेकिन हम आहंगी के साथ काम अंजाम देते हैं। इसके लिए जानदारों को मुसलसल तवानाई के सरचश्मे की ज़रूरत होती है, यानी ताकत की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, ये ग़िज़ाई अज्जा जो है तवानाई के अहम ज़राए हैं, जिसके ज़रिए इंसान को जो है या जानदारों को ग़िज़ा मिलती है, तवानाई मिलती है इन ग़िज़ाई अज्जा से, और फिर ये जितने भी काम हम अंजाम देते हैं वो तमाम काम जो है बहुत अच्छी तरह से अंजाम हर खुलिये में तवानाई के मरकज़ की शक्ल में तवानीय यानी माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है। तवानाई की तैयारी में सिर्फ ग़िज़ाई अशिया ही दरकार नहीं होते, बल्कि इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। कुछ खूर्दबीनी जानदारों में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये तमाम अज्जा अमल तरसील के ज़रिए तवानाई तक पहुँचते हैं। कंट्रोल सिस्टम यानी जो हमारा अज़बी निज़ाम है वो इन अफ़ाल पर काबू रखता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे ना कि अज़बी निज़ाम क्या है, यानी तवानाई की तैयारी हर हयाती फ़ेल अपना अपना किरदार जो है बखूबी अदा करता है। इन तमाम अफ़ाल के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। और तवानाई कहाँ से हासिल होती है? तवानाई की मरकज़ की शक्ल में हर खुलिये में हर जो सेल होता है, हमारा जिस्म जो है खुलियात से मिलकर बना है, हम जानते हैं, है ना। और हर खुलिये में अंदर एक पावर हाउस होता है, तवानीय जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और यहीं से जो है तवानाई हासिल की जाती है। लेकिन तवानाई हासिल करने के लिए सिर्फ ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत नहीं होती, यानी ग़िज़ाई अशिया से जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी या फैट्स मिलते हैं, सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। कुछ खूर्दबीनी जानदारों में तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये तमाम अज्जा अमल तरसील के ज़रिए जो है तवानीय तक पहुँचते हैं। और हम जानते हैं कि अज़बी निज़ाम जो है हमारा नर्वस सिस्टम, इसको कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यही सिस्टम जो है हमारे पूरे जिस्म पर कंट्रोल करता है। तो इसके ज़रिए तमाम अफ़ाल पर काबू पाया जाता है। इस तरह से तवानाई की तैयारी में हर हयाती फ़ेल अपना अपना किरदार जो है बखूबी अंजाम देता है, और इतने सारे हयाती अफ़आल जब हमारे जिस्म में अंजाम पाते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमारी तवानाई की ज़रूरत पूरी होती है। नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो ग़िज़ा का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ग़िज़ा जो है फल, पनों, तनों और जड़ों में ज़ख़ीरा कर देते हैं। हम जिस तरह से जानदार हैं वैसे ही नबातात भी जानदार हैं, लेकिन हम अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसर हैं। नबातात में ऐसा नहीं है। नबातात जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। किसकी मदद से? ये भी हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है नबातात लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज करते हैं। तो ये अपनी ग़िज़ा का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ग़िज़ा जो है फल में पत्तों, तनों और जड़ों में जो है ज़ख़ीरा कर दी जाती है। और इन नबाती अशिया को हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम अपनी ग़िज़ा इसको तैयार नहीं कर सकते, हम जो है इन नबाती अशिया को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे जानदारों को भी हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछली हो गई, मुर्गी हो गई, है ना, मुर्गी से मिलने वाला अंडा, और गाय, भैंस,
से मिलने वाला दूध हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाई मादे हमें मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात हमें हासिल होते हैं। और इनके हुसूल के लिए हम ये सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें विटामिन्स हो। विटामिन्स जो है तमाम किस्म के फल, फ्रूट, सब्ज़ी, तरकारियों में होते हैं, चीज़ में और दूध में, अंडे में। फाइबर्स जो है यानी रेशेदार अशिया भी बहुत ज़रूरी है, ये ग़िज़ा के हाज़मे में अमल बहुत अहम फ़ेल अंजाम देती है। रेशेदार अशिया में तमाम किस्म के अनाज, फल, सब्ज़ी, तरकारियाँ आती हैं। फ़ैट्स में यानी चर्बी में जो है तेल, चीज़, बटर, मक्खन और तमाम किस्म के गोश्त जो हम खाते हैं या मटन, चिकन। कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम किस्म के अनाज जो हम खाते हैं। और प्रोटीन्स में भी प्रोटीन का मेन कंटेंट जो है वो तमाम किस्म के गोश्त हैं, मछली है, अंडे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा है मिनरल्स यानी मादनियात। मिनरल्स भी जो है कैल्शियम, आयरन वगैरह, ये हमें सब्ज़ी, तरकारी से, फलों से, इन चीज़ों से हासिल होते हैं। तो ये भी हमारी ग़िज़ा में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध, फल, गुड़, शक्कर, तरकारी, गेहूँ, मकई, नाचनी, जवार, बाजरा, चावल जैसे अनाज, शहद, आलू, रतालू, मिठाई से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं यानी कार्ब्स मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें तकरीबन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई दर हकीकत किस तरह हासिल होती है, ये आज जो है हम देखेंगे। जानदार और तवानाई की तैयारी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। किस तरह से होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोडक्शन, वो देखते हैं। आपको पता है कि हमें जो है ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो इंसानी जिस्म में तनफ़ुसी निज़ाम पाया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ पर गौर किए, हम यहाँ जब से ये सारे निज़ाम या सिस्टम देख रहे हैं तो सब में वर्ड निज़ाम इस्तेमाल हुआ है। निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इस्तखराज, निज़ाम इन्हिज़ाम, और इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिस्टम, है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम वर्ड या निज़ाम वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इसमें कोई एक उज़्व शामिल नहीं है, बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी आज़ा मिलकर ये तमाम अफ़ाल अंजाम देते हैं और एक पूरा सिस्टम बन रहा है। एक पूरा सिस्टम बन जाता है जिसमें तमाम अफ़ाल जो है हर आज़ा अपना अपना फ़ेल अंजाम देता है, जिसकी वजह से एक पूरे सिस्टम की तरह ये काम करते हैं। इसके लिए इसे सिस्टम वर्ड या निज़ाम वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि निज़ाम तनफ़ुस में बहुत से आज़ा हैं फिर कि आँख है, सॉरी नाक है, मुंह है, और फेफड़े हैं, सांस की नली है, हिजाब हाजिज़ है, ब्रोंकलीज़ है अंदर, या हवा के खाने जिसे कहा जाता है। ये तमाम जो है मिलकर अफ़आल अंजाम देते हैं, इसीलिए इसको निज़ाम में तनफ़ुस कहते हैं। समझ में आया। तो जानदारों में अमल तनफ़ुस जिस्मानी और खुलवी इस तरह 2 सतहों पर अंजाम पाता है। जो हम निज़ाम तनफ़ुस अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो जिस्मानी सतह पर होने वाला ये तनफ़ुस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जिस्म और अतराफ़ के माहौल में लेन देन होता है। लेकिन इसके अलावा एक खुलवी सतह पर होने खुलवी तनफ़ुस या सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन शुगर एंड टर्न इट इनटू एनर्जी। यानी खुलवी तनफ़ुस वो है जिसमें नबातात और हैवानात में ऑक्सीजन के ज़रिए या ऑक्सीजन के बगैर ग़िज़ाई अज्जा की तकसीद होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनर्जी फॉर लाइफ, यानी क्या होता है, इसमें ग़िज़ाई अज्जा की जो है तकसीद होती है और शुगर जो है वो ब्रेक डाउन होती है और उससे क्या हासिल होती है, फिर तवानाई हासिल होती है। किस तरह से वो हम आगे देखेंगे।
यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तकसीद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? पहले ऑक्सीडेशन की ओल्ड डेफिनेशन ये इस्तेमाल की जाती थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस, यानी किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से मिलना, यानी साल्मे की तकसीद हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन नई डेफिनेशन के मुताबिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन का एक लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का कम होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन is the losing of an electron in a reaction, original meaning was combining with oxygen। ठीक है, मतलब जब किसी साल्मे की तकसीद होती है तो वो टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और ऑक्सीजन के साथ वहां पर वो मिल जाता है। हम जिन इस ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं इनमें खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। यानी हम जितनी भी ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अहम अशिया है और इसका इस्तेमाल रोज़ाना दरकार तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है। ये तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है। एटीपी क्या है आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए खुलिये में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है। अभी हमने देखे साल्मे की तकसीद यानी क्या है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की जो है क्या होती है, मरहलावार तकसीद होती है। इसी को खुलवी सतह का तनफुस कहते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। खुलवी तनफुस भी दो किस्म का होता है, ऑक्सीजनी तनफुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा लेती है और गैर ऑक्सीजनी तनफुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, नीचे तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हम क्या लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, और हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की जो है तकसीद होती है और CO2 गैस जो है खारिज होती है। वाटर वेपर्स जो है वो भी ब्रीथ आउट जब हम करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान खारिज होते हैं और तवानाई हासिल होती है। तो ये है ऑक्सीजनी तनफुस खुलवी सतह पर। बिल्कुल ऐसे ही नबातात में भी होता है। नबातात जो है जब सूरज की रोशनी की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं तो ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में ये अमल होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है इस दौरान खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इस दौरान इस्तेमाल होते हैं और साथ ही क्या होती है, एटीपी यानी तवानाई भी खारिज होती है। एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, यही यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अदर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और इससे जिस्म को ग्लूकोज मिलता है, जिसका ऑक्सीडेशन होकर जिस्म को एटीपी यानी बॉडीज़ एनर्जी करेंसी जिसे हम कह सकते हैं ये हासिल होती है। इस दौरान केमिकल वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट, ये इनका इखराज होता है। शक्कर पाशीदगी या ग्लाइकोलिसिस, अब ये अमल क्या है? ऑक्सीजनी तनफुस के दौरान 3 मराहिल में ग्लूकोज की तकसीद होती है। सबसे पहला अमल है ग्लाइकोलिसिस। खुलिया माया में होने वाले अमल में ग्लूकोज के एक साल्मे का मरहलावार तज्जिया होकर पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और पानी के 2-2 साल्मे तैयार होते हैं। इस अमल में तैयार होने वाले पायरुविक एसिड के सालिमात एसिटिल को एंजाइम A के सालिमात की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सालिमात और NADH2 के 2 सालिमात तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बताया गया कि ग्लूकोज जो है इससे क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड तैयार हो रहा है इसके एक साल्मे की तकसीद होकर और ATP तैयार हो रही है और NADH2 हासिल होता है, इसके 2 सालिमात हासिल होते हैं और इस अमल के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 2 सालिमात हासिल होते हैं जो जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है तनफुस के अमल के दौरान, है ना। ये पहला मरहला था ग्लूकोज की तकसीद का। दूसरा मरहला क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर, जिसको कर्ब साइकिल भी कहते हैं।
एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात तवानिये में दाखिल होते हैं। तवानिये माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने देखे, एनर्जी हाउस जिसे कहा जाता है सेल का। वहां पर इन ट्राइकार्बोलिक एसिड दौर यानी कर्ब साइकिल के तामुलात जो है अंजाम पाते हैं। इन तामुलात के दौरान एसिटिल कोएंजाइम ए के सालमात में मौजूद एसिटिल की मुकम्मल तकसीद होती है। इसके ज़रिए CO2, HO2, NADH2, FADH2 और ATP के सालमात हासिल होते हैं। नीचे आप देख सकते हो किस तरह से अच्छे से बताया गया है कि 2 NADH2 मिल रहा है, 2 FADH2 मिल रहा है और साथ में CO2 के सालमात खारिज हो रहे हैं, HO2 मिल रहा है यानी पानी खारिज हो रहा है, और ATP के सालमात हासिल होते हैं यानी एनर्जी हासिल होती है। इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल यानी ETC रिएक्शन, ये तीसरा मरहला है ग्लूकोज की तकसीद का। इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल में भी तवानिये में ही अंजाम पाता है। ये तमाम अफ़आल जो अंजाम पा रहे हैं ये तवानिये में अंजाम पा रहे हैं। तवानिया कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ठीक है। मंदरजा आला तामुलात के दौरान तैयार शुदा NADH2 के हर साल में से 3 और FADH2 के हर साल में से 2 ATP के सालमात हासिल होते हैं। इस अमल में ATP के सालमात के अलावा पानी के सालमात भी तैयार होते हैं। समझ में आया? ये आप देख सकते हैं तवानिये और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर यानी कर्ब साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया। अंदरूनी गिलाफ बैरूनी गिलाफ होता है इस तरह से। पायरविक एसिड अंदर मौजूद होता है, अंदर ये तमाम तामुलात होते हैं। रोगनी तेज़ाब वहाँ पाया जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है और तवानाई के साथ साथ CO2 और HO2 के सालमात भी जो है तैयार होते हैं। NADH2 और FADH2 अभी हम पढ़ रहे थे कि हर खुलिये में तैयार होने वाले और ऑक्सीजनी तनफ़ुज़ में मददगार साल में है ये। तो ये दोनों साल में जो है ये बहुत अहम फेल अंजाम देते हैं सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में। और इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 का फुल फॉर्म है फेल्विन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हम जब से देख रहे थे ATP है ना, तो ये ATP क्या है? ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तवानाई से भरपूर सालमा होता है। फुल फॉर्म क्या है ATP का? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 साल में एक दूसरे से जिस बंदिश से जुड़े होते हैं, इन बंदिशों में तवानाई का जखीरा होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं PPP करके इस तरह से बंदिश बताई गई है। पहली बंदिश में लिखा हुआ है लिटिल बिट एनर्जी, फिर सम एनर्जी, और लास्ट वाली बंदिश में लिखा है अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इन बंदिशों में तवानाई का ज़ख़ीरा होता है और ज़रूरत के मुताबिक खुलिए इन सालमात का ज़ख़ीरा किया जाता है। तो बंदिश किस तरह से है? एडेनोसिनाइन और राइबोज हैं और उसके साथ फॉस्फेट के 3 साल में जुड़े हैं जिनमें तवानाई का ज़ख़ीरा होता है। समझ में आया? Cell's usable source of energy is called ATP और ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट। कीमियाई नुक्ते नज़र से ATP या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड से तैयार शुदा ट्राइफॉस्फेट का सालमा है, जिसमें एडेनिन नामी नाइट्रोजनी सालमा राइबोज C5H10O5 पेंटोस शुगर और 3 फॉस्फेट के साल में होते हैं। तवानाई की ज़रूरत के मुताबिक ATP में मौजूद फॉस्फेट के सालमात की बंदिश तोड़कर
तवानाई हासिल की जाती है, इसलिए एटीपी को तवानाई की करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें एक इमेज में देखे थे, वहाँ लिखा हुआ था कि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है। तो साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, कहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि कहाँ होता है एटीपी प्रोडक्शन, सेल में होता है ना। एटीपी प्रोडक्शन होता है सेल में। सेल में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या तवानिये में होता है। और यहाँ तवानिये में जो है क्या तैयार होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट C10H16N5O13P3, ये जो है उसका साल्मा है। और क्या होता है, अभी हमने पढ़े कि एटीपी में मौजूद साल्मे की बंदिश तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, फॉस्फेट के सालमात की बंदिश टूटकर तवानाई हासिल होती है। तो एटीपी में क्या होता है, एडीपी अलग हो जाता है और पी फॉस्फेट का एक सालमा अलग होता है। एनर्जी इनपुट होता है, यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड होती है, और जब तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये टूट गया सालमा, फॉस्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी आउटपुट हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, तवानाई हासिल हुई। तो एटीपी ब्रोक डाउन किस तरह से होता है, इसको एटीपी या एडीपी साइकिल भी कहते हैं, समझ में आया। और इस तरह से हमारी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो जो हमने स्टार्ट में देखे थे, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कि किस तरह से जिस्म में अलग अलग किस्म के सिस्टम्स अपने काम अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग किस्म के निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुज़, निज़ाम इखराज, इस्तखराज, अज़बी निज़ाम, इनको काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई ग़िज़ाई अशिया से हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी, और फिर वहाँ से ये स्टोर होती है सेल में, सेल से स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वहाँ से किस तरह से तवानाई हासिल होती है, ये तो ये जो है तवानाई की पूरी जंजीर है, जो अभी हम देख रहे थे कि तवानाई से भरपूर फॉस्फेट बंदिश है, ये एडेनाइन है, राइबोज है, राइबोज के से 3 सालमात जुड़े होते हैं, तवानाई से भरपूर फॉस्फेट बंदिश, जिसमें जब हमें तवानाई की ज़रूरत होती है तो ये बंदिश जो है टूट जाती है, गैर नामियाती फॉस्फेट हासिल होता है और तवानाई का इखराज होता है, और ये जो अब यहाँ पे सालमा बच गया ये होता है एडीपी। फाका कशी और भूख हड़ताल जैसे खुसूसी हालत में जब हम रोज़ा भी रखते हैं, तो उस दौरान भी जब हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उस हालत में भी जिस्म में अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम भी हो जाए, तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद रोगनी मादे और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। रोगनी मादों को रोगनी तेज़ाब में तब्दील किया जाता है, जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड में तब्दील होती है। रोगनी तेज़ाब और अमीनो एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में तब्दील किया जाता है, और एसिटिल को एंजाइम ए के सालमात को कर्ब साइकिल तामुलात के ज़रिए तवानिये में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल की जाती है। इसीलिए अगर हम कभी कभार दोपहर का खाना नहीं खाते या रात का खाना नहीं खाते, या जिस दौरान हम भूखे रहते हैं या हम रोज़ा रखते हैं, तो उस दौरान भी हम जो है अपने तमाम काम या हमारे जिस्म में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, हमारा खाना हज़म होता है, हम सांस लेते हैं, दौरान खून चल रहा है अंदर, एक्सक्रेटरी सिस्टम चल रहा है, पाखाना जिस्म से बाहर जा रहा है, और जो है यूरिनरी सिस्टम चल रहा है, पेशाब जिस्म से बाहर खारिज हो रहा है, तो ये तमाम सिस्टम इसलिए अंजाम पाते हैं सही तरह से कि जिस्म में कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा होता है, और उसकी वजह से वो उसकी तकसीद होती है और हमें तवानाई हासिल होती है। बच्चों थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, सबक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है मैंने जो कुछ आज आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।